अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद सालेह फिदिस हियर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ रोटेटर कफ। रोटेटर कफ एनाटॉमी ऑफ अपर लिम्ब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये शोल्डर जॉइंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आज इस लेक्चर में हम एनाटॉमी ऑफ रोटेटर कफ को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेटर कफ। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रोटेटर कफ में कौन कौन से मसल्स आते हैं और एंड पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंक्शन ऑफ रोटेटर कफ कि रोटेटर कफ जो है इसका फंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लेक्चर में मेरे साथ रहें ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो आपके माइंड में बाकी ना रह सके। और एंड पर मैं आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि हमसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमसे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, बल्कि पूछे जाते हैं मोस्टली। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेटर कफ। रोटेटर कफ इज़ आल्सो नोन एज मस्कुलोटेंडिनियस कफ। रोटेटर कफ या जिसको हम मस्कुलोटेंडिनियस कफ कहते हैं, मस्कुलोटेंडिनियस कफ या रोटेटर कफ। रोटेटर कफ बेसिकली ये ग्रुप ऑफ 4 मसल्स होता है जिसने हमारे शोल्डर जॉइंट को कवर किया होता है एंटीरियरली, सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली। ठीक है, इसने हमारे शोल्डर जॉइंट को एंटीरियरली, सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली कवर किया होता है और इसने हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की होती है। अगर यहाँ पर हम इन सुपरफिशियल मसल्स को हटाकर देखें तो इसके नीचे जो है वो हमें रोटेटर कफ देखने को मिलता है। अभी हमने डेल्टॉइड मसल जो है उसको हमने रिमूव किया और इसके साथ अगर हम ट्रेपीजियस मसल जो है इसको भी हम रिमूव करें तो यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा क्लियरली देख रहे हैं रोटेटर कफ को। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि रोटेटर कफ में मसल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि रोटेटर कफ जो है वो 4 मसल से मिलकर बना होता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है जिसे हम कहते हैं सिट्स। क्या कहते हैं हम? सिट्स। ठीक है, S stands for supraspinatus muscle, I stands for infraspinatus muscle, T stands for teres minor muscle and S stands for subscapularis muscle। ये तीनों मसल जो हैं ये स्कैपुला से ओरिजिन लेकर इंसर्ट होते हैं हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। ठीक है, और ये जो 4th मसल है ये भी हमारे स्कैपुला से ओरिजिन लेकर इंसर्ट होता है हमारे लेसर ट्यूबरकल के ऊपर। ह्यूमरस बोन के ऊपर 2 ट्यूबरोसिटीज़ प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस एंड ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल एंड टीरीज माइनर मसल जो है ये तीनों स्कैपुला से ओरिजिन लेकर ये इंसर्ट होते हैं हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। और जो सब स्कैपुलरिस मसल है ये भी स्कैपुला से ओरिजिन लेकर इंसर्ट होते हैं हमारे लेसर ट्यूबरकल के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये 4 मसल जो हैं ये किस तरह प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है वो हमारी स्कैपुला से ओरिजिन लेकर अटैच होता है कहाँ पर? हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। ये जो अभी आप हाईलाइटेड मसल देख रहे हैं ये है सुप्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, जो कि सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन लेकर अटैच होता है हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर अटैच होता है? ये हमारे ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस जो है ये वहाँ पर आकर अटैच होता है। नेक्स्ट मसल जो हमारे पास आता है वो आता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ये जो अभी आप हाईलाइटेड मसल देख रहे हैं ये है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ये इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला जो है ये वहाँ से ओरिजिन लेकर ये भी अटैच होता है हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। यह है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस जहाँ पर आकर अटैच होता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और पोस्टीरियरली मसल आता है जिसे हम कहते हैं टीरीज माइनर मसल। ये मसल भी स्कैपुला से ओरिजिन लेकर इंसर्ट होता है हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर। ठीक है, ये तीनों मसल जो हैं ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं और ये पोस्टीरियरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट को। और एक मसल जो है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सबस्कैपुलरिस मसल। ये है सबस्कैपुलरिस मसल जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और ये हमारे शोल्डर जॉइंट को एंटीरियरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये मसल जो है ये ओरिजिन लेता है हमारे स्कैपुला से और ये इंसर्ट कहाँ पर होता है? ये इंसर्ट होता है हमारे लेसर ट्यूबरकल के ऊपर। यह है लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस जहाँ पर आकर इंसर्ट हो रहा होता है सबस्कैपुलरिस मसल जो कि आप इस 3D मॉडल में देख रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ रोटेटर कफ कि रोटेटर कफ जो है इसका फंक्शन क्या होता है। नंबर 1 पे जो इसका फंक्शन है स्टेबलाइजिंग द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। इसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को या फिर जिसे हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। आप यहाँ पर देखें कि रोटेटर कफ जो है ये ग्रुप ऑफ 4 मसल्स हैं जिसने हमारे शोल्डर जॉइंट को कवर किया होता है। कहाँ से? एंटीरियरली कवर किया होता है, सुपीरियरली कवर किया होता है और पोस्टीरियरली कवर किया होता है। ठीक है, तो इसने हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है,
Tone of muscles assist in holding the head of humerus in glenoid cavity of scapula during movement at shoulder joint। और जब हम शोल्डर जॉइंट के ऊपर कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो इसने हेड ऑफ ह्यूमरस जो है उसको इसने होल्ड करना होता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला के अंदर। शोल्डर जॉइंट जो है इसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला और उसके साथ साथ हेड ऑफ ह्यूमरस जो है उनके दरमियान एक जॉइंट बना होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट। तो जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो रोटेटर कफ जो है इसने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को, और इसके साथ साथ इसने हेड ऑफ ह्यूमरस जो है उसको इसने होल्ड करके रखना होता है हमारी ग्लिनोइड कैविटी के अंदर। यहाँ पर मैं आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि हमारे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि शोल्डर जॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा किस डायरेक्शन में इनस्टेबल होता है। मेनली शोल्डर जॉइंट जो है वो एंटीरो इन्फीरियर डायरेक्शन में इनस्टेबल होता है और डिसलोकेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो डिसलोकेशन देखने को मिलती है वो इन्फीरियरली डिसलोकेशन जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि एंटीरियरली भी एक मसल प्रेजेंट होता है जो कि उसे किसी हद तक जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इन्फीरियरली चूँकि कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, जिस वजह से शोल्डर जॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फीरियरली डिसलोकेट होता है, क्योंकि इन्फीरियरली सिर्फ़ और सिर्फ स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है, या फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाकायदा यहाँ पर कोई भी मसल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इन्फीरियरली शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन के बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है रोटेटर कफ जो है ये हमारे लिए क्लिनिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, ठीक है। हमारे पास क्लिनिक्स पर बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं जो कि रोटेटर कफ की टेंडिनोपैथी जो है उसके साथ आते हैं, और रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी या इसके जो क्लिनिकल्स हैं उसको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं उनमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में हमने एनाटॉमी ऑफ रोटेटर कफ को इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much.